सो हेलो एवरीवन। बेटा आप लोगों का जैसे बहुत से बच्चों का मेरे को मैसेज आ रहा था कि सर आप बीकॉम पास सेकंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर मैथ्स का असाइनमेंट सॉल्व कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो उसके कंसर्न में मैंने आपका ये असाइनमेंट सॉल्व कर दिया है। जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि आपके असाइनमेंट के अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस हैं एंड वी जस्ट हैव टू डू 2 क्वेश्चंस। मैंने आज बेटा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो जिसमें मैं आपको पूरा सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो बेटा मैंने बहुत मेहनत करी है इन सॉल्यूशंस को बनाने में आप लोगों की मदद करने के लिए। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जो दिक्कत है परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में जो हमको 4 क्वेश्चंस दिए थे असाइनमेंट के अंदर, मैंने उसमें से पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है बेटा, और बाकी 2 क्वेश्चन भी मैं विद इन 2 डेज़ उसकी वीडियो भी बना के बेटा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों का टाइम ना ख़राब हो, आप लोगों का टाइम ना ख़राब हो, इसलिए बेटा मैंने सॉल्यूशन पहले से ही कर दिए हैं। ठीक है, तो जिससे होगा क्या, आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और सेकंड थिंग, ऑब्वियसली मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सॉल्यूशन हुआ कैसे उससे तो कंसर्न नहीं होगा, आपको तो सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, देखो और लिख दो, है कि नहीं। फिर भी मैं हल्का हल्का आपको कोशिश करूँगा समझाने की, अगर आपका मन करे तो समझिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, बस देख लो, कॉपी कर लो, आपका असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो हेयर्स द क्वेश्चन नंबर 1, यही क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है एक बार मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ। एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 इन्वेस्टमेंट्स एट अ रेट ऑफ 7%, 8%, 9% per annum respectively. The total income is ₹317.50 and the annual income from the first investment is 5 more than the income the second. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। क्लियर, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको इसके सोल्यूशन हुआ कैसे उससे कंसर्न नहीं है। स्टिल जो बच्चे चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसे हुआ है, वो जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से किया गया है, वो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट इन वेरी 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 शॉर्ट मैथड। क्लियर, तो सबसे पहले हमने क्या करा, उसने बोला कि 4,000 रुपये हमने बेटा 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिए, दैट इज 7%, 8%, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो मैंने मान लिया चलो कि पहली इन्वेस्टमेंट में X रुपीज़ लगाए, दूसरी में Y लगाए और तीसरी में Z रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए। ठीक है बेटा, इन रुपीज़ एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, 8%, 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पहली इक्वेशन बनी कैसे, देखिए। अब उसने बोला कि 4,000 रुपये हैं, 4,000 को हमने 3 इन्वेस्टमेंट में डाला। तो मैंने मान लिया कि पहली इन्वेस्टमेंट में तो X रुपीज़ डाले, पहली इन्वेस्टमेंट में X रुपीज़ डाले, दूसरे में भाई Y रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तीसरी में Z किए, तो तीसरी में ख़त्म हो जाने चाहिए। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इन सब का सम कितना आना चाहिए, 4,000 रुपीज़। क्लियर, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इनका सम कितना आना चाहिए, 4,000 रुपीज़। तो ये पहली इक्वेशन आई होप सो डेफिनेटली आप लोगों को समझ आ गई होगी। दूसरे में उसने क्या बोला कि हमको टोटल इनकम जो हुई वो कितनी हुई, 317 रुपये 50 पैसे। आप देखिए एक बार क्वेश्चन के अंदर ये यहाँ पर दे रखा है कि हमें जो टोटल इनकम हुई वो कितनी हुई, 317 रुपये 50 पैसे। अब इनकम का क्या मतलब है बेटा, देखो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया, जैसे पहले बॉन्ड में मैंने माना कि उसने X रुपीज़ लगाए, दूसरे में Y, तीसरे में Z। अब जब पहले में उसने बेटा X रुपीज़ लगाए, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 7%, तो इसका 7% निकालो,
फिर y का 8% निकालो ऐसे ही, और z का 9% निकालो। यहाँ से जो इंटरेस्ट आपको मिला वही तो आपकी इनकम होगी, है कि नहीं? तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, 0.07 ऑफ x मतलब 7% ऑफ x, 0.08 ऑफ y, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास इनकम आ गई। क्लियर? तो इनकम तो ऐसी आएगी, और कैसे आएगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना जितना था उसके अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट कर लिया, और हमको पता लग गया कि कितनी इनकम उसकी जनरेट हुई है। तो इसी की वजह से हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन क्रिएट हो गई, जो कि आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होगी कि आई कैसे है। क्योंकि बहुत से बच्चों का रहता है यार सिर्फ सोल्यूशन से मज़ा नहीं आने वाला, एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ में भी तो आए किया कैसे। इसलिए मैं सोचा कि सॉल्व करके रख देता हूँ, जिससे टाइम कम लगेगा बच्चों का, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समझा देंगे आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट ये वाली लाइन कहाँ से आई, इसको समझने के लिए लेट्स गो टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक बात और बोली थी, द एनुअल इनकम फ्रॉम द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज 5 मोर देन। वो कह रहा है जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से हमें पैसा मिला, जो वहां से इनकम मिली, वो 5 रुपये ज़्यादा थी। किससे भैया? सेकंड वाली से। तो फर्स्ट इनकम का क्या मतलब है, हमने फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीज़ लगाए थे, यहाँ से इनकम कितनी आएगी? 7%। अब ये ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है वो बताएंगे, पर किससे ज़्यादा है? ये सेकंड वाला जो बॉन्ड था ना 8% वाला, उससे ज़्यादा है। अब ये कितनी ज़्यादा है जी? तो क्वेश्चन में उसने बोला था कि ये 5 रुपये ज़्यादा है, तो एक काम करो ना, इसमें 5 रुपये ऐड कर दो, बैलेंस हो जाएगा। तो उसी की वजह से ये इक्वेशन हमारी जनरेट हुई। ठीक है बेटा, तो बस इसको सॉल्व कर लिया, मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, और ये इक्वेशन बन के हमारे पास ऐसी आ गई। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास थर्ड जनरेट हो गई। अब अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ा है, जो कि मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा, तो जो ऊपर वाली 3 इक्वेशन है उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में बेटा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। इस वाले मैट्रिक्स को आपको पता होगा, ए बोलते हैं, इसको हम जनरली एक्स बोलते हैं, और इसे जनरली हम लोग बी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इनका नाम दे दिया हमने। मैंने प्रॉपर बेटा प्रेजेंटेशन डालने की कोशिश की है, अगर आप इससे अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं तो कर लेना। मैंने तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डाली है, जितना मैं लिख सकता था प्रॉपर, जितनी मैं इंग्लिश इसमें लिख सकता था वो मैंने सब लिखने की कोशिश करी है। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप सबको पता होगा कि हम हमेशा डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट जो है 23 आया, विच इज़ नॉट 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सोल्यूशन यूनिक होता है, एंड दैट इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है बेटा, तो ये सब अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको तो असाइनमेंट सॉल्व करके सबमिट कराना है। नकल मारो, कॉपी करो, डाल दो। ठीक है, बाकी समझना ज़रूरी है, समझ आनी चाहिए हर चीज़, बिना समझे फ़ायदा क्या है। ओके, उसके बाद हम लोग ये क्यों निकाल रहे हैं कोफैक्टर, उसका कारण है, एक्चुअली जो सोल्यूशन है वो क्या है, सोल्यूशन है ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए आपको। ए इनवर्स होता है जी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मैं निकाल चुका हूँ, मुझे एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए के लिए आप सबको पता होगा कि कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं, इसलिए कोफैक्टर मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है जी, तो देखते हैं, नीचे कोफैक्टर निकाले हुए हैं मैंने। अब कोफैक्टर आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है ना। इतना नहीं एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और डेफिनेटली आप लोग स्किप कर दोगे। तो ये कोफैक्टर निकाल दिए, कोफैक्टर से एडजॉइंट ए आ गया, फिर हमने ये ए इनवर्स लिख दिया। ए इनवर्स लिखने के बाद फाइनल सोल्यूशन ये मैंने ऊपर लिखा था अभी, डेट एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये ए इनवर्स लिखा और बी लिखा, इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। मैं थोड़ा रुक रुक के वीडियो चलाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग लिख पाएँ। क्लियर, तो ये वैल्यूज़ हमारी आती गई, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट, डेट इज़ डन। ठीक है, ओके। अगर बेटा आपको डेफिनेटली क्वेश्चन 1 अच्छा लगा हो, इसका सोल्यूशन बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिफोर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी।
तो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना भी इजी नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली ये। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, शुरू करते हैं। कह रहा है अ होलसेलर ऑफ पेंसिल चार्जेस ₹24। एक होलसेलर है बेटा, ठीक है, एक होलसेलर है जो पेंसिल का चार्ज कितना ले रहा है, 24 रुपीज़ पर डजन। मतलब एक दर्जन अगर आप पेंसिल लेते हो तो 24 रुपये की दे रहा है वो, एक दर्जन पेंसिल, ठीक है। आगे बोलता है ऑन ऑर्डर ऑफ 50 डजन और लेस। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 50 दर्जन या उससे कम अमाउंट का ऑर्डर दोगे तो वो 24 रुपये की एक दर्जन पेंसिल आपको देगा। आगे बोल रहा है फॉर ऑर्डर इन एक्सेस ऑफ 50 डजन, फॉर ऑर्डर इन एक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो कह रहा है अगर आप 50 डजन से ज़्यादा का ऑर्डर करते हैं, द प्राइस इज रिड्यूस बाय 20 पैसा पर डजन। अगर आप 50 डजन से ज़्यादा की क्वांटिटी का ऑर्डर अगर आप करते हैं तो जो प्राइस है वो 20 पैसा कम हो जाएगा हर एक के लिए, इन एक्सेस ऑफ 50 डजन। फाइंड द साइज ऑफ ऑर्डर डैट मैक्सिमाइज हिज टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू हमें क्या करनी है, मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बेटा मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं कैसे करेंगे, ये मैंने सोल्यूशन लिखा है, पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने मान लिया लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन डजन ऑर्डर, ये मैंने देखो स्पेशली लिखा है एक्सेस, रेड में लिखा है ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है ना। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पेंसिल इन डजन ऑर्डर इन एक्सेस ऑफ 50, मतलब मान लेते हैं एक्स का मतलब क्या है कि 50 से ज़्यादा का जो ऑर्डर किया है वो एक्स है। देन टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी हो गई, देखो 50 का ऑर्डर तो वो करेगा ही करेगा, उसके बाद का अगर करेगा तो 50 प्लस एक्स हो जाएगा, क्लियर। सिंस ईच ऑर्डर इन एक्सेस ऑफ 50 द चार्ज इज रिड्यूस्ड बाय ₹20 पैसा, 20 पैसे को हम ₹1/5 लिख सकते हैं। देयरफॉर फॉर द एक्स पेंसिल इन द एक्सेस ऑफ 50 द चार्जेस इज रिड्यूस बाय इतना। कहने का क्या मतलब है, अगर आप अपने ऑर्डर को बढ़ाओगे 50 के बाद तो आपको पता है 20 पैसा पर डजन आपका कम हो जाएगा। तो अगर आप मान लो एक्स क्वांटिटी 50 के बाद जो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डर करी तो आपका इतना अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। अब पहले का अमाउंट कितना था 24, तो नया अमाउंट कितना आ गया 24 माइनस 1/5x। ये क्यों माइनस किया है, ये मेरे बेटा इसलिए माइनस किया है, चलो मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं एक मिनट आपको दोबारा से थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ बेटा, शायद अच्छे से समझ में आ जाए फिर। देखो तो इसमें क्या है कि अगर वो पर्सन, देखो वो पहले क्या कर रहा था, 50 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा था। जब वो 50 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा था तो रेट था 24 पर डजन। अब उसने बोला अगर 50 से ज़्यादा अगर वो करेगा तो मान लेते हैं एक्स क्वांटिटी वो ज़्यादा कर रहा है, तो उससे होगा क्या 20 पैसा पर ऑर्डर। अगर मान लो वो एक क्वांटिटी बढ़ाएगा तो हर एक पीस में 20 पैसा आप कम कर दो, 20 पैसा। अगर मान लो वो 2 क्वांटिटी बढ़ाएगा तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, मतलब 40 पैसा कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो पर्सन एक्स क्वांटिटी का ऑर्डर एक्स्ट्रा करता है तो इतने का आपको प्रॉफिट हो जाएगा ना हर एक पीस पे, इसलिए यहाँ पर ये ऐसी इक्वेशन बन गई, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतनी स्पीड में समझाना, और वैसे भी ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको काफ़ी सारे इस टाइप के क्वेश्चन पहले से किए होने चाहिए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हैंस इफ़ आर इज़ डिनोटेड द रिवेन्यू, अगर आर रिवेन्यू को डिनोट कर रहा है देन रिवेन्यू आपकी ये हो जाएगी। ऐसी क्यों आई, ये तो होगी कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी और ये प्राइस हो गया, क्लियर। तो आपके पास ऐसी इक्वेशन बन के आ गई। अब इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका ये पहला डिफ्रेंशिएशन आ गया, डिफ्रेंशिएशन आता होगा। अब मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ एक्स का वैल्यू 35 आ गया। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव करा जो कि हमारा बाई चांस नेगेटिव आ गया डायरेक्टली, विच इज़ ऑलवेज नेगेटिव। दस द मैक्सिमम रिवेन्यू इज ऑब्टेन व्हेन
50 तो ऑर्डर कर ही रहा था, 35 जब वो एक्स्ट्रा और ऑर्डर करेगा, इसका मतलब जब वो 85 डजन ऑफ पेंसिल ऑर्डर करेगा तो मैक्सिमम रिवेन्यू जनरेट होगी। अगर नहीं विश्वास होता ना तो एक काम करो, एक काम करना, कॉपी पेन उठाओ, ये आपको नजर आ रही है इक्वेशन। अभी हमारा आंसर क्या आया कि x इक्वल टू 35 होना चाहिए। इसमें एक बार पहले 35 डाल के कैलकुलेट करना कि वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद 35 के अलावा कोई और नंबर डालना, जैसे 33 डाल दिया, 32 डाल दिया, 40 डाल देना भले, तो देन यू विल सी कि 35 डालने पर ही सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, नहीं तो नहीं आएगी। कोई भी नंबर डालना 35 के अलावा, आंसर छोटा ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन 1 का पार्ट बी हो गया, क्वेश्चन 1 का पार्ट ए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बेटा। आई होप आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप लिख लेना, ठीक है। नहीं तो वीडियो बीच बीच में पॉज करो, लिखते जाओ। जो लोग समझना चाहते हैं वो वीडियो को पूरा सुनो आराम से, ठीक है ना। डैट विल बी बेटर कि एटलीस्ट समझ तो आए चल क्या रहा है, ठीक है बेटा। फिर से वही बात, अगर आपको पसंद आ रहा है बेटा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो ये सब लिखने में, सब कुछ करने में बहुत मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एंड प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 का सी पार्ट विच इज़ वेरी 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 इजी। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इतना इजी क्वेश्चन दिया है बस पूछो मत। तो इसमें बोल रहा है अ कंप्यूटर इज परचेज फॉर ₹50,000, इट इज़ एस्टिमेटेड डेप्रिशिएट एट 10% पर एनम एवरी ईयर, फाइंड द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 12 ईयर। भाई ये स्क्रैप वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, बात ही खत्म, ठीक है जी। सी मतलब कॉस्ट, आर मतलब रेट, बस डाल दो हो जाएगा। ये सब कुछ डाल रखा है, एक कैलकुलेट वगैरह होके आ गया, इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें पार्ट ए बी सी थे, मैंने तीनों कर दिए हैं, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3 और 4 वो मैं 2 दिन बाद डाल दूंगा वीडियोस की भी, ठीक है ना। अभी के लिए ये हो गया, ठीक है। चलो अभी अच्छा ये देखना, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट ए कहाँ है, बिल्कुल देंगे वीडियो के लास्ट में, क्योंकि उसमें सिर्फ थ्योरी है। आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो क्वेश्चन 2 का पार्ट ए में सिर्फ थ्योरी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसका सोल्यूशन सबसे आखिरी में डाल देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट ए वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। बिफोर डैट अभी ये समझ लो, ठीक है, नहीं तो लिख लो रफ कॉपी में, जैसे जो भी आपको करना है वो कर लो। ओके, क्वेश्चन क्या है, द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन 35.5 ईयर। क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में आ गया भैया कंबाइंड मीन का टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। कंबाइंड मीन, फिर आगे बोल रहा था मीन एज ऑफ सब ग्रुप ऑफ मैन इज 35। जो मैन है उनके ग्रुप का मीन दे रखा है, वुमेन का दे रखा है, फिर परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन निकालना है। तो आसान है, चलो शुरू करते हैं। मैंने मान लिया कि N1 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मैन को, N2 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वुमेन को। फिर एक टेबल बना दिए विच इज़ ऑब्वियसली समझ में आ रही होगी। यहाँ मैन लिख दिए, यहाँ वुमेन लिख दिए, ये मैन लिख दिए, वुमेन और ये कंबाइंड लिख दिया। तो मैन मैंने माने थे N1, वुमेन N2 माने थे, तो इनका कंबाइंड हो गया N1 + N2। उसका मीन एज आपको दे रखी है, मैन की 35 दी थी, वुमेन की 25 और कंबाइंड दी थी इतनी। इसका तो हमने कंबाइंड मीन का फॉर्मूला ही अप्लाई किया, आई होप सो आपको आता होगा, ठीक है। इसको लगाया, वैल्यूज पुट करो, ठीक है। ये ऊपर से टेबल से वैल्यू देख लेना। इसके बाद का काम है फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है, तो ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इस 30.5 को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये वाली लाइन आ गई, समझ में आ गया होगा। फिर थोड़ा सा शफल किया है, 32.5 ये तो यहीं पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से 25 N2 लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया मैं, फिर 35 N1 तो यही लिखा हुआ है, और इस 30.5 N1 को राइट हैंड साइड पे ले गए यहाँ पर। तो ये वाली स्टेटमेंट आ गई। थोड़ा ज़्यादा ही मैसी हो गया तो मैं इनको हटा देता हूँ, कहीं आप लिखते हुए कुछ गलती ना कर दें, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए
फिर ये सब्ट्रैक्ट हो गया आपके पास, ये आ गया बेटा, क्लियर। देन हमने क्या करा, n1/n2 निकाल लिया, तो n1/n2 ये आया, फिर पॉइंट से पॉइंट कट गया, देन कट कटा के 11/9 आ गया। 11/9 आया तो रेशो कितना हो गया, 11:9। अब रेशो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता होगा, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, बीकॉम कर रहे हो, तो ये मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, टोटल कर लो 100% आ रहा है, ठीक है। तो ये कितने परसेंटेज ऑफ मैन और वुमेन थे ये हमें पता लग गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए भैया मैंने कर रखा है, वीडियो के लास्ट में है, बने रहो वीडियो के साथ। ओके, फिर से इसका पार्ट सी बड़ा आसान दे दिया, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मीन मीडियन दे दिया, आपको बोल रहा है मोड निकालो, तो 10th क्लास का बच्चा भी निकाल देगा, तो सॉरी ये 10th क्लास का बच्चा भी निकाल देगा। तो मीन मीडियन आपको दे रखा है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यूज डाल के कैलकुलेट कर लो, कुछ नहीं है, बस ये मोड आ गया। थोड़ा स्लो स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख के लिख लीजिए, ठीक है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन एंड योर असाइनमेंट इज कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा, ठीक है। चलो आइए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर दोबारा एक बार रिक्वेस्ट कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो मेरी तो हिम्मत पड़ी नहीं भैया इसको लिखने की, तो फिर मैंने बस जुगाड़ करके डाल दिया, और यही इसका प्रॉपर आंसर है। कहीं से गूगल से सर्च करके छोटा आंसर मत डालना, फ़ायदा नहीं है, असाइनमेंट है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करके डालो। अगर आपने टेंडेंसी देखी हो, क्वेश्चन में पहला पार्ट बड़ा है, सेकंड पार्ट उससे छोटा और थर्ड पार्ट बिल्कुल ही छोटा है, तो ये पहला पार्ट है अच्छा खासा बड़ा है, सेकंड पार्ट आप देख चुके हैं क्वेश्चन 2 का, और क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट बहुत छोटा था। ऐसे ही क्वेश्चन 1 में पार्ट 1 बड़ा था, यू कैन सी डैट, पार्ट बी फिर छोटा था, पार्ट सी बिल्कुल छोटा था। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम टेंडेंसी है, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए बहुत बड़ा है, प्रॉपर लिखना, काटना नहीं, मैंने पूरा सोल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, इफ़ ईच एवरेज हैज़ इट्स ओन स्पेशल फीचर एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विच वन इज़ बेस्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं मतलब हर एक एवरेज का अपना खुद का स्पेशल फीचर होता है, ठीक है, और इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट कि हम कौन सा एवरेज पिक करें। अगर आप लोगों ने स्टडी थोड़ी ढंग से करी है बीकॉम की, तो आपको पता होगा जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं या प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें वहाँ दिक्कत होती है कि हम कौन सी एवरेज यूज़ करें, मीन लगाएं, मीडियन लगाएं, ज्योमेट्रिक मीन लगाएं या हार्मोनिक मीन लगाएं, बहुत दिक्कत होती है क्वेश्चन को पढ़ के। तो वही उन्होंने पूछा है कि ईच एवरेज हैज़ इट्स ओन स्पेशल फीचर, तो वो यहाँ स्पेशल फीचर के बारे में हम बताएंगे। नेक्स्ट उसने पूछा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विच वन इज़ बेस्ट, और ये बात भी ठीक है, कौन सी बेस्ट है ये बोलना बड़ा मुश्किल है, तो इस चीज़ का डिसीजन कैसे लें, कि कौन सी एवरेज चूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं, उसी के ऊपर यहाँ पूरी की पूरी मैंने एक्सप्लेनेशन डाली हुई है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। तो पढ़ूंगा नहीं अब मैं इसको, और आप लोग अपना इसको लिख लेना, ठीक है, पॉज करना वीडियो और लिख लेना। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा मेरा ये एफर्ट, मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है, और आप एटलीस्ट 5-10 सेकंड लगा के सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ करिए, ठीक है। तो ये बेटे हो गया, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा, वीडियो के साथ आप बिल्कुल एंड तक बने रहे, आपका बहुत थैंक यू, ठीक है। मैं बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 जल्द ही 2 दिन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चा क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करना आई थिंक पसंद नहीं करेगा, उसे लगेगा सभी 1 और 2 कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो कोई क्वेश्चन 1 और 3 लिख लेना, कोई 2 या 4 लिख लेना, जैसा मन करे, ठीक है बेटा। तो जाते जाते थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।